नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं। तो जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार में राजनीतिक माहौल गरमा दिया। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए टाइटल के साथ अशोक चौधरी ने एक्स पर एक कविता साझा की, जिसे लेकर के सियासत काफी ज्यादा हो रही है और कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारे में कई सवाल तैर रहे हैं। अशोक चौधरी के पोस्ट में ऐसा क्या है और आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, ये लाइन बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 24 सितंबर की सुबह 8:32 पर लिखी। ये पोस्ट कुछ ही देर में बिहार के सियासी गलियारे में चक्कर काटने लगा। कई तरह की अफवाहें और सवाल तैरने लगे। आरजेडी ने जेडीयू में टकराव की बात कही तो जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार की साख पर सवाल को चुनौती दे डाली। अशोक चौधरी जी ललन सिंह से मिले हैं, उसके बाद से उन्होंने आज ट्वीट किया है और उनकी ट्वीट की भाषा बता रही है कि कहीं ना कहीं वो नेता के प्रति अपना भड़ास निकाल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर? पोस्ट पर सियासत शुरू होते ही अशोक चौधरी को सीएम आवास तलब किया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही मीडिया को सफाई दी और कहा, राजनीति की भावना से ये पोस्ट नहीं लिखा था। इतने बड़े हम मूर्ख हैं, अपने नेता के ऊपर पोस्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि मेरे मानस पिता हैं, इसने इतना बड़ा सम्मान हमको दिया। कोई राजनीतिक भाव से कोई पोस्ट किया ही नहीं गया। अशोक चौधरी ने कहा, उनकी हैसियत इतनी नहीं कि वो सीएम नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का कोई विवादित पोस्ट लिखे। 2:50 पर अशोक चौधरी ने सीएम के साथ तस्वीर साझा करते हुए एक और पोस्ट लिखा। मुख्यमंत्री को अपना अभिमान बताया और लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। किसी को आप घुमा दीजिएगा तो हम लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएंगे, राइट से राइट हो जाएंगे। हम स्ट्रेट एकदम 2025 हमारा लक्ष्य, नेता को दोबारा इस प्रदेश में स्थापित करना, 2010 के रिजल्ट से बेटर रिजल्ट। अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि पोस्ट के पीछे कोई सियासी भाव नहीं है। वो एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा में एम्स का निर्माण अब जल्द ही शुरू होगा। 2 दिन पहले ही शोभन बाईपास वाली जमीन का सर्वे शुरू हुआ था। अब एम्स बनाने का ठेका भी मिल गया है और निर्माण करने वाली एजेंसी को बिहार सरकार की ओर से आज करीब 37 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स को कागजातों के साथ सौंप दी गई। दरभंगा एम्स का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बिहार सरकार ने जमीन के कागजात मंगलवार को एम्स प्रबंधन को सौंप दिए हैं। 36 महीने में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे मिथिलांचल के लिए बड़ी सौगात कहा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये दरभंगा एम्स जो है, और आज बड़ा दिन है। एनबीसीसी को भी दे दिया गया, वहाँ टेंडर का सारा प्रोसेस करने के लिए उसी की सब्सिडियरी कंपनी कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को बाकी बचे करीब 37 एकड़ जमीन का ट्रांसफर कर दिया। एनबीसीसी की इकाई एचएससीसी को ठेका। एचएससीसी को 1261 करोड़ का ठेका। दरभंगा में एम्स का निर्माण करेगी एचएससीसी। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी सौगात के तौर पर दरभंगा एम्स का नाम लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने इसे बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को देना था, आज एम्स दरभंगा के निदेशक डॉक्टर माधवानंद कर जी को
उसकी सारी कागजात हम लोगों ने सौंप दी। मतलब अब जमीन देने का काम आज पूरा हो गया। एम्स दरभंगा जो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी थी आज हम लोगों ने पूरा किया है और हम लोग सब लोग आशान्वित हैं, बहुत शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। अभी पूरा जमीन को हमको आईआईटी के जो कमेटी बनाए उनको देना है, वो जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए तैयारी है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा को मिल रहा है। जाहिर है इसके बन जाने से जहां शहर को एक नया विस्तार मिलेगा, उसके साथ ही मिथिलांचल के नए क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रजनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर है पटना से, टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं। आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से ये नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया। 26 सितंबर तक रोस्टर क्लियरेंस का अल्टीमेटम दिया गया है। रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी जा रही है। 27 सितंबर को आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें कि विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा है रोस्टर। बीपीएससी रोस्टर क्लियरेंस के बाद तैयार करेगा रिजल्ट। तो रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से शिक्षकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 7 जोड़ी ट्रेनें आज रद्द कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने जानकारी देते हुए ये बताया, सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच पुल संख्या 195 के गडर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिस कारण इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन को बाधित किया गया। साथ ही पटना से गुजरने वाली भी कई ट्रेनों के रूट बदले गए। आपको बता दें कि काफी यहां पर ट्रेनें जो हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में बाढ़ का असर जो है वो रेलवे के परिचालन पे भी हुआ है। बताते चले कि भागलपुर जमालपुर रेल रूट पर जो है वो बाढ़ के पानी चढ़ने के कारण जो है कई ट्रेनें जो है वो रद्द की गई है। और बताते चले कि भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 7 जोड़ी ट्रेनें जो है वो आज रद्द रहेगी। और जो जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक 13,333 और 13,334 पटना दुमका पटना, और इसके अलावा 5,573, 5,574 सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ पैसेंजर स्पेशल, इसके अलावा 3,433, 3,434 जमालपुर क्यूल जमालपुर मेमो पैसेंजर, 13,401, 13,402 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसके अलावा 13,419, 13,420 भागलपुर मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, 13,235, 13,236 साहिबगंज दानापुर साहिबगंज एक्सप्रेस, 15,553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस। ये ट्रेनें जो हैं वो रद्द रहेगी। और रेलवे से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जमालपुर भागलपुर रेलखंड स्थित सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच जो है पुल संख्या 195 के ग्रीडर तक बाढ़ का पानी पहुंच जाने से इस रूट पर ट्रेन का परिचालन जो है वो बाधित हुआ है। और इस कारण ये ट्रेनें जो हैं जो हमने बताई कि भागलपुर इंटरसिटी समेत जो है 7 जोड़ी ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। और ये भी बताते चले कि पटना से गुजरने वाली जो ट्रेनों का आज रूट जो है वो बदला हुआ रहेगा। और जिन ट्रेनों का रूट बदला हुआ है उसमें 13,241 बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस बांका जसीडीह झाझा क्यूल के रास्ते चलेगी। और 12,367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो बांका जसीडीह झाझा क्यूल के रास्ते चलेगी। 12,335 भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस बांका जसीडीह झाझा क्यूल के रास्ते चलेगी। 3,483 भागलपुर नई दिल्ली स्पेशल बांका जसीडीह झांसा क्यूल के रास्ते चलेगी। 22,405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो बांका जसीडीह झाझा क्यूल के रास्ते चलेगी। और इसी तरह 14,003 मालदा टाउन दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो कटिहार मुंगेर जमालपुर के रास्ते चलेगी। तो कह सकते हैं कि बाढ़ के कारण जो है रेल का परिचालन पे भी जो है असर हुआ है। और यह असर जो है वो भागलपुर की तरफ में सबसे अधिक देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, कंकड़बाग में 3 राउंड फायरिंग का मामला। रामविलास चौक के पास फायरिंग की गई। आपको बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस बता रही रंगदारी का मामला, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। 2 अपराधियों की पहचान हुई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर, रामविलास चौक के पास फायरिंग की घटना। बताते चले आपको, कंकड़बाग में 3 राउंड फायरिंग हुई है। रामविलास चौक के पास में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास फायरिंग की घटना सामने आई है।
हालांकि देखिए पुलिस बता रही है रंगदारी को लेकर के फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाल रही है पुलिस। 2 अपराधियों की पहचान की गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखिए बिहार की कानून व्यवस्था पर बैठक, डीजीपी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया और हर हाल में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की बात की गई। दिन की पेट्रोलिंग और रात में गश्ती पर जोर दिया गया। अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की भी बात कही गई। थाना में आए पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले, इस पर फोकस किया गया। और आपको बताते चलें कि थानेदार को जो है वो पर्व त्योहार के दौरान व्यवस्था और शांति जो है बनाए रखने की बात की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के आईजी और डीआईजी इसमें शामिल हुए इस मीटिंग में और बैठक में सभी जिले के एसपी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद डीजीपी की ये पहली बैठक है। ये जो बैठक हुई वो 3 घंटे तक चली, जिसमें कानून व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखना है और किस तरीके से शांति बनाए रखनी है, इस पर बात की गई। गौ रक्षा के लिए भारत यात्रा के दौरान पटना पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत देश की जनता उन्हें ही वोट दें जो गाय की रक्षा करें। जब एक देश एक चुनाव है तो वहां कानून भी एक होना चाहिए और गौ रक्षा के लिए कानून पूरे देश में एक होना चाहिए। शंकराचार्य महाराज से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पटना पहुंचे हैं और पहली बार ये पटना पहुंचे हैं, गौ रक्षा यात्रा के लिए पहुंचे हैं। महाराज जी, गौ रक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है देश में? देखिए, ये गौ रक्षा जो है हमारे पूर्वजों ने सदा से की है। अब जो है अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर गौ हत्या होने लग गई और हमारे देश की सरकार ने अंग्रेजों को भगाने के बाद भी उसको जारी रखा हुआ है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये बंद करिए। पूरे देश में यात्रा करेंगे आप। हम जिस देश में रहते हैं माता कहते हैं और माता को बचाने की जरूरत। माता कहते हैं तो माता को काट काट करके उसकी बोटी बोटी करके बेचा जाता है और उसका पैसा तिजोरी में भरा जाता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। तो शंकराचार्य पटना पहुंचे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम उस देश में रहते हैं जहां गाय को माता कही जाती है। हम सनातन धर्म के हैं और उसी देश में गौ रक्षा के लिए हमें यात्रा करनी पड़ रही है कि ये वही देश है जहां पर सनातन धर्म की बात होती है, गौ रक्षा की बात होती है, लेकिन कानून नहीं है। कानून बनाने की जरूरत है। जो गौ रक्षा करेगा उसे ही वोट देने की जरूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में बीजेपी कोटे से अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण मंत्री हरि सहनी ने सीएम नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन किया। साथ ही कहा कि देश और धर्म की रक्षा सिर्फ एनडीए सरकार ही कर सकती है। आपको ये बता दें कि सीतामढ़ी में मां जानकी सीता की जन्मभूमि पर अयोध्या जैसे विकास और माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को पत्र लिखा था, जिसका मंत्री हरि सहनी ने खुल करके समर्थन किया है और जल्द मंदिर निर्माण का दावा भी किया है। बिल्कुल 100% समर्थन में हूँ। पूरा देश जानता है देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही करती है और करेगी। हम लोग पूरे चुनाव में खुलकर बोले हैं कि जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली पर वहाँ पुनौरा धाम में उसी तर्ज पर, अयोध्या के तर्ज पर यहाँ मंदिर का निर्माण होगा और उस जगह का विकास होगा। बिहार में बाढ़ के दंश से लोग पहले ही ग्रस्त हैं, ऊपर से अब डेंगू का प्रकोप लोगों को डराने लगा है। पटना से लेकर के सिवान, गोपालगंज से लेकर के अररिया तक डेंगू के कई मामले सामने आ चुके हैं। अकेले पटना में पिछले एक दिन में 90 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बिहार में बाढ़ कहर बनकर लोगों पर मुसीबत बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू का दंश लोगों को डराने लगा है। तेजी से लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में स्पेशल डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं, जहां हर दिन डेंगू से पीड़ित मरीज भर्ती हो रहे हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। पटना में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अलग अलग अस्पताल में
डेंगू मरीजों के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि डेंगू के नए मरीज चिन्हित किए गए हैं और कंकड़बाग के बाद अब बांकीपुर और पाटलिपुत्र में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एनएमसीएच में कई बेड डेंगू मरीजों के लिए यहां सुनिश्चित किए गए हैं। डेंगू वार्ड बनाया गया है। बिहार में जितने भी डेंगू के मरीज अब तक मिले हैं, उसमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या पटना में है, जो राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में अब तक 2419 डेंगू के मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 1147 डेंगू के मरीज मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना के एनएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिए 50 बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें 40 पुरुषों के लिए और 10 बेड महिला मरीजों के लिए उपलब्ध है। एनएमसीएच में इस वक्त डेंगू पीड़ित 10 मरीज भर्ती हैं। सिस्टर कितने मरीज हैं अभी यहाँ? अभी प्रेजेंट में मेल में 6 है और फीमेल में 4 है। बेड कितने हैं यहाँ पे? 50 बेड का टोटल है। क्या मरीज बढ़ रहे हैं लगातार कि अभी घटे हैं? अभी 2-4 दिन से कुछ घटा है। घटा है? हाँ, मतलब स्वस्थ होके जा रहे हैं? हाँ, स्वस्थ होके जा रहे हैं। कहाँ से मरीज है ज्यादा? कौन सा इलाका है यहाँ पे? यहाँ पे सब लोकल ही, अगमकुआ, ये भूतनाथ, फतुहा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कंकड़ लोग बाकी लोग लगा रहे हैं। एनएमसीएच में डेंगू पीड़ित 6 पुरुष और 4 महिला मरीज भर्ती है। जिस तरह से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती उन्हीं मरीजों को किया जा रहा है जिनकी हालत सीरियस है। जो मामूली रूप से डेंगू से बीमार है, उन्हें दवाई देकर घर भेज दिया जा रहा है। महिला और पुरुष के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। 40 बेड पुरुषों के लिए लगाए गए हैं। हालांकि मरीज के आंकड़े अभी कम है, लेकिन चिन्हित लगातार हो रहे हैं। जो सीरियस मरीज हैं उन्हें यहाँ एडमिट किया जा रहा है। जो डेंगू पीड़ित मरीज हैं उन्हें दवाइयों के साथ घर भी भेजा जा रहा है। राजधानी पटना में डेंगू मरीजों की संख्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ आसपास के जिलों के मरीज भी भर्ती है। एनएमसीएच में ही पटना के अलावा नालंदा और दूसरे जिलों के मरीज भर्ती है। राहत की बात यह है कि डेंगू से बचने के लिए अस्पताल में पहले से ही सारी तैयारी कर ली गई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अररिया के नेपाल बॉर्डर के बरदाहा में ग्रामीण रेलवे स्टेशन निर्माण की मांग कर रहे हैं और अब ग्रामीण इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमावर्ती के बरदाहा इलाके की है। लोगों का कहना है कि यहां पर हॉल्ट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि किसानों से रेलवे स्टेशन के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। भारत नेपाल सीमा के बरदाहा में जो लोग हैं ग्रामीण दरअसल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता दें कि अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना के तहत जिस तरीके से बरदाहा में रेलवे स्टेशन बनना था, तो ग्रामीणों का कहना है कि स्टेशन जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके वजह से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण भी कर लिया गया। वहाँ लगभग 200 से 500 दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को विस्थापित कर दिया गया। एक गांव ही विस्थापित कर दिया गया और वहाँ भूमि अधिग्रहण किया गया, यह कह करके कि यहाँ पर स्टेशन बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, इसलिए आप लोग सभी लोग जो है कोऑपरेट करके यहाँ हम लोगों को जमीन दे दीजिए। लेकिन सिक्टी के साथ यह नाइंसाफी हुई, स्टेशन को हटा दिया गया और हॉल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोग को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। स्टेशन के नाम पे जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। किसानों के साथ भी छल हो गया, जमीन भी दे दी है और झुंझुना पकड़ा दिया गया। हम लोगों की मांग है कि यहाँ स्टेशन दिया जाए, नहीं तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग लगातार निरंतर करते रहेंगे। भारत नेपाल सीमा के यह जो है बरदाहा गाँव है और बरदाहा गाँव के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि स्टेशन की मांग को लेकर किसानों के जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तो उन्हें हॉल्ट नहीं बल्कि बरदाहा रेलवे स्टेशन चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भारत नेपाल सीमा, बरदाहा, अररिया। आइए चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें। ज्योतिया महापर्व संतान की रक्षा के लिए माताएं करती हैं। एक दिन पहले महिलाएं इस परंपरा के तहत शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान के बाद पहले भगवान जीमूतवाहन की उपासना और ध्यान करती हैं। उसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं।
न्यूज 18 सभी माताओं से अपील करता है कि गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतें, घाटों पर नियमों का पालन करें। यदि बच्चे आपके साथ हैं तो उन्हें पानी में जाने से रोकें, क्योंकि भीड़ की वजह से बच्चे पानी में डूब भी सकते हैं या कुछ अनहोनी हो सकती है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो हादसे नहीं होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।